क्लास 10th के लिए सिविक्स में दूसरा लेसन संघवाद के ऊपर आज हम लोग टॉपिक चर्चा करेंगे। संघवाद पे चर्चा करने से पहले हम लोग ये जान लें कि आखिर में संघवाद है क्या। संघवाद में अगर कहा जाए तो संघवाद जो है एक प्रकार की शासन व्यवस्था। इस शब्द को ध्यान रखेंगे, जब भी आप संघवाद की परिभाषा लिखेंगे तो पहला शब्द जो आप लिखेंगे कि संघवाद एक प्रकार की शासन व्यवस्था है जिसमें शासन की सभी शक्तियां कम से कम 2 स्तरों में विभक्त होती हैं। जिसमें आप इसको गौर करेंगे, संघवाद एक प्रकार की शासन व्यवस्था है जिसमें शासन की सभी शक्तियां कम से कम 2 स्तरों में विभक्त होती है। यानी हम कह सकते हैं यह भी एक प्रकार का पावर शेयरिंग है। और इसमें यानी शासन के कम से कम 2 केंद्र होते हैं। जैसे अपने देश भारत में है, केंद्रीय स्तर पर केंद्र सरकार और राज्य स्तर पर राज्य सरकार, ये 2 सेंटर होते हैं और दोनों केंद्र स्वतंत्र रूप से उनके जो अधिकार क्षेत्र होते हैं, उनको जो कार्य सौंपे जाते हैं, उन कार्य क्षेत्र में वो जाकर के निश्चित रूप से अपना काम करते हैं। यानी कि दोनों अनावश्यक रूप से इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होते हैं। यानी कि इसकी एक व्यवस्था ये होती है कि जो भी दोनों स्तर होते हैं स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, यानी अनावश्यक रूप से किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं है। जहां तक संघवाद की चर्चा करते हैं तो एक बात ध्यान रखना है कि संघवाद का प्रश्न जो सामने आया या संघीय शासन व्यवस्था सामने आई वह एकात्मक शासन व्यवस्था के विरोध में है। अब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि एकात्मक शासन व्यवस्था क्या है। एकात्मक शासन व्यवस्था जो है वह पावर शेयरिंग में बिलीव नहीं करता। आप इतनी बात ध्यान रखिएगा, यानी कि शासन की सभी शक्तियां एक ही सेंटर में, एक ही के हाथों में केंद्रित होती है। ध्यान रखिएगा, एकात्मक शासन व्यवस्था तानाशाही शासन व्यवस्था नहीं है। इसमें क्या होता है कि सत्ता का विभाजन नहीं होता है। अगर विभाजन होता भी है, दूसरे स्तर होते भी हैं, तो दूसरा जो स्तर होता है वह स्तर एक तरीके से कहा जाए तो वह अधीनस्थ के रूप में होता है। हम लोग समझने के लिए क्या करते हैं कि संघीय शासन व्यवस्था, संघवाद, संघीय व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था, हम दोनों में अंतर देख लेते हैं। एकात्मक और हम इधर देख लेते हैं संघीय शासन व्यवस्था। अभी हमने आपको परिभाषा के रूप में बताया, संघीय शासन व्यवस्था में कम से कम सत्ता के 2 केंद्र होते हैं। और ये इसका अपोजिट है, यानी कि सत्ता का एक ही केंद्र बिंदु होगा। यानी कि यहां पर पावर शेयरिंग नहीं होगी। राज्य होते हैं यहां पर भी, यहां पर जो राज्य होते हैं यानी दूसरा केंद्र जो होता है वह स्वतंत्र होते हैं। यानी कि अन्य केंद्र जो होते हैं या फिर उसको राज्य कहते हैं, स्वतंत्र इकाई के रूप में कार्य करते हैं। और यहां पर क्या हो जाता है, राज्य जो होते हैं अधीनस्थ होते हैं।
एक पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट। तीसरा अंतर हम लोग देखते हैं संघीय शासन व्यवस्था में। संघ और राज्य के पृथक अधिकार क्षेत्र होते हैं। और यहां पर क्या हो जाएगा, चूंकि राज्य अधीनस्थ इकाई होते हैं इसीलिए इनका कोई पृथक अधिकार क्षेत्र नहीं होता। यानी कि एकात्मक शासन व्यवस्था में राज्यों को केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए सभी आदेशों का पालन करना होता है, वो उसका विरोध नहीं कर सकते हैं। लेकिन भारत जैसे देश में जहां पर संघीय व्यवस्था क्या होता है, ये कोई जरूरी नहीं है कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए कानून का निर्णय का राज्य उसको स्वीकार करेगा। राज्यों का अपना अधिकार क्षेत्र होता है जिस क्षेत्र में केंद्र सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, परंतु संघीय राज्य एकात्मक व्यवस्था में केंद्र सरकार राज्यों के शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप कर सकती है जब भी उसकी इच्छा होगी। तो ये प्रमुख है, अब जिसके आधार पे आप कह सकते हैं ये दोनों संघीय व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था में अंतर है। इस व्यवस्था के आधार पर आप एकात्मक व्यवस्था को भी परिभाषित कर सकते हैं और संघीय व्यवस्था को भी परिभाषित कर सकते हैं। जब एकात्मक व्यवस्था का प्रश्न पूछा जाए आपसे, आप जवाब देंगे एकात्मक व्यवस्था शासन की ऐसे व्यवस्था होती है जिसमें सत्ता का एक ही केंद्र बिंदु होता है, यानी कि इसमें सत्ता का विभाजन नहीं होता है। राज्य जो होते हैं वह केंद्र सरकार के अधीनस्थ इकाई के रूप में होते हैं और उसके द्वारा जारी किए गए प्रत्येक आदेश का पालन करते हैं। राज्यों का कोई पृथक अधिकार क्षेत्र नहीं होता है, जबकि संघीय व्यवस्था में शासन का एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें सत्ता के कम से कम 2 केंद्र होते हैं। राज्य स्वतंत्र इकाई के रूप में कार्य करते हैं, यानी कि अधीन सबऑर्डिनेट नहीं होते। और तीसरी बात, जब वो सबऑर्डिनेट नहीं होते, अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत नहीं होते, वो स्वतंत्र होते हैं, इसीलिए इनका पृथक अधिकार क्षेत्र होता है। इस प्रकार से आप एकात्मक शासन व्यवस्था और संघीय शासन व्यवस्था दोनों प्रकार की व्यवस्था को देखकर आप एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। अब हम लोग मुख्य टॉपिक पे आते हैं, संघीय शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं। कुछ बातें हमने आपको यहाँ पर देखी। अब इसी में से हम आगे बढ़ते हुए संघवाद टॉपिक के अंतर्गत संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। यानी कि मेरा अगला टॉपिक होगा संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं। कुछ बातें तो आप पहले से जान चुके हैं। विशेषता नंबर 1 चर्चा करें तो सत्ता के न्यूनतम 2 केंद्र होते हैं। यहां पर ध्यान रखना है, इसकी दूसरी विशेषता, ये दोनों केंद्र यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक ही जनता के ऊपर शासन करती है। उदाहरण के लिए मान के चलिए हम सभी लोग भारत के नागरिक हैं और बिहार के निवासी भी हैं। अब भारत सरकार के द्वारा कोई कानून बनाया जाता है, वो कानून किसके ऊपर लागू होगा? भारत के नागरिक होने के नाते हम सभी के ऊपर लागू होगा। इसी प्रकार से बिहार राज्य के द्वारा भी कोई कानून बनाया जाता है तो बिहार के निवासी होने के कारण उन कानूनों का पालन करना हमारा परम कर्तव्य बनता है। यानी जनता वही है, लेकिन उसी जनता के ऊपर दोनों केंद्र जो हैं अपने अधिकार क्षेत्र का संचालन करते हैं। यानी कि दोनों ही केंद्र एक ही
नागरिक समूह के ऊपर शासन करते। दो विशेषताएं हो गई। तीसरी बात चर्चा करेंगे, हमने कहा कि सत्ता के दो केंद्र हैं, इसी को आधार बना के बार बार आगे बढ़ रहे हैं। सत्ता के दो केंद्र हैं और दोनों स्वतंत्र हैं। दोनों का यानी कि फिर यहां पर नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा कि अधिकार क्षेत्र, दोनों केंद्रों का अधिकार क्षेत्र क्या होता है? पृथक। अब किसके अधिकार क्षेत्र में क्या आएगा, यानी केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में क्या आएगा, राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में क्या आएगा, इसका निर्धारण कौन करेगा? तो इसका निर्धारण उस देश के संविधान के माध्यम से किया जाता है। यानी कि सत्ता के दोनों केंद्रों के अधिकार क्षेत्रों का निर्धारण संविधान के द्वारा किया जाता है। फिर हम यहीं से आगे बढ़ते हैं कि अगर अधिकार क्षेत्र का निर्धारण संविधान के द्वारा किया जाता है और अधिकार क्षेत्र के प्रश्न पर केंद्र और राज्य के बीच में किसी प्रकार का विवाद हो जाए तो उस विवाद का निपटारा सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायिक संस्था के द्वारा किया जाएगा। यानी केंद्र और राज्य के बीच में आपस में किसी भी प्रकार का विवाद होता है, उस विवाद का फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया जाएगा। अब इसके बाद सबके अलग अलग अधिकार क्षेत्र हैं, तो प्रशासन का संचालन करने के लिए धन की भी आवश्यकता होती है। तो उस देश में सरकार के आय के जितने भी साधन होते हैं, उन सभी साधनों को यानी आय के साधन को, राजस्व के साधन को केंद्र और राज्यों के बीच में बांट दिया जाता है। तो ये इसकी विशेषताएं हो गई। इसके बाद एक प्रश्न होता है कि आखिर संघीय व्यवस्था को क्यों स्वीकार किया जाए, किसी भी देश में संघीय व्यवस्था क्यों लागू किया जाए। हमेशा ध्यान रखिएगा कि सामान्यतः संघीय व्यवस्था उन्हीं देशों में लागू की जाती है जहां पर क्षेत्रीय विविधता काफी अधिक होती है, जैसे कि भारत में। और इसके दोहरे उद्देश्य होते हैं। हम लोग इस टॉपिक को ये देख सकते हैं कि संघीय व्यवस्था की स्थापना के उद्देश्य बुक में जो शब्द दिया गया है कि संघवाद का दोहरा उद्देश्य, यानी कि इसके दो उद्देश्य होते हैं। उद्देश्य नंबर 1, राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा को बनाए रखना, और इसका जो दूसरा उद्देश्य होता है क्षेत्रीय विविधता को बढ़ावा देना। मैंने दो चीज का, राष्ट्रीय एकता, जैसे हम भारत की बात करते हैं तो हम सभी लोग इस बात पे एकदम यूनाइटेड रहते हैं कि हम सभी लोग भारत की नागरिक हैं और भारत की सुरक्षा और संप्रभुता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठना चाहिए। उसी तरीके से भारत में अभी 28 राज्य और 9 केंद्र शासित क्षेत्र हैं, तो इन सभी राज्यों की अपनी कुछ न कुछ विशेषताएं हैं। भाषा के आधार पर हो सकती है, संस्कृति के आधार पर हो सकती है, परंपरा के आधार पर हो सकती है। तो इन सबको बचाए रखना
और इन सबको प्रोत्साहन देना। कहीं ऐसा ना हो कि राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा को ध्यान में के मद्देनजर क्षेत्रीय विविधता समाप्त हो जाए। अगर क्षेत्रीय विविधता समाप्त हो जाती है तो मान लीजिए वहीं पर संघवाद का नियम जो है, संघवाद की व्यवस्था समाप्त हो जाती है। तो ये दोनों बड़े उद्देश्य हैं, ना केवल देश की एकता को बनाए रखना बल्कि क्षेत्रीय विविधता को भी बढ़ावा देना। तो ये संघवाद का दोहरा उद्देश्य होता है। आज के क्लास में यहाँ तक, शेष टॉपिक पर हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे।